और प्रमोशन का लास्ट खेल चलता है। कभी कभी मैंने देखा है कई शूरवीरों को डिमोशन लेते हुए भी। तो 2 महीने मुझे इसको सैलरी देने का सेंस नहीं बनता, तो हम क्या कर देंगे, इसका ले ऑफ कर देंगे और 2 महीने बाद दोबारा से इसको हायर कर लेंगे। डिक्रीज सुपरविजन, ठीक है, फिर इसको सुपरवाइज करने वाले को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर हो जाएगा, मतलब जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही एनहांस हो जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हुए, फर्म को फायदे मिले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक सिंह एंड आप देख रहे हैं कॉमर्स एंड फन, जहां पे टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। भाई साहब आज का चैप्टर जो करना है, कौन सा चैप्टर करना है भाई साहब? चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग पूरा चैप्टर खत्म करना है। अब थोड़ा सा मैं पीछे से रिलेट करा दूं भाई। प्लानिंग हमने कर ली, पूरा हिसाब किताब लगा लिया, देन उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग करी। अब लोगों को हायर करने का काम, ठीक है, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम किस में करते हैं हम? स्टाफिंग में करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए स्टाफिंग के बाद, अच्छा उस पर जाने से पहले एक बार ये देख लो भाई, विनर सीरीज हमारी आ चुकी है, बेहतरीन बुक है, एक से बढ़ के एक बुक है, ठीक है। मैं लाया भी हूँ साथ में, ठीक है। तुम्हें पता ही है भाई साहब, हम सबके चहेते उशांग सर की अकाउंटेंसी, ठीक है, आप लोगों के चहेते, ठीक है, अंकित सर, जिम फ्रीक लोग, ठीक है, उनकी बुक जो है इकोनॉमिक्स, और नन अदर देन मेरी बुक बीएस, ठीक है। तीनों बुक्स आप क्या करो, वैसे साथ में मैथ्स भी है, बस यहाँ पे मैथ्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। आप चाहो तो मैथ्स को भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, मैथ्स को भी ऐड ऑन कर सकते हो। और तीनों बुक को एक कॉम्बो में खरीदोगे तो भाई साहब आपको सस्ती पड़ेगी। अगर अकेले अकेले इंडिविजुअल मंगाते हो तो थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी, और तुम्हें पता ही है यार, इन्फ्लेशन इतनी ऊपर भाग रही है, तो इससे बढ़िया एक साथ खरीद लो ना, ठीक है। तो ये सब कहानी हो गई है। अब इसके आगे बढ़ते हैं भाई, मूव करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहली चीज स्टाफिंग की मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग? स्टाफिंग क्या कहता है भाई सब? स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब्स, ठीक है, जितने भी लोग हैं उनको जॉब पे डालना, और जितनी भी पोजीशंस है, जितनी भी क्या कहते हैं वैकेंट प्लेसेस हैं, खाली पड़े हुए जगह हैं, उनको फिल करना, ठीक है। इट बिगिंस विद ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, एंड इंक्लूड्स डिफरेंट other functions like recruitment, selection, training, development, promotion and performance appraisal of workforce। ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, स्टाफिंग में इंक्लूड हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस इन्होंने क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई साहब ये इसकी इंपॉर्टेंस कह लो या नीड कह लो, स्टाफिंग की जरूरत ही क्या है, बिना स्टाफिंग के भी तो काम चल जा रहा है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहला, ऑब्टेनिंग कंप्लीट पर्सनल्स, ठीक है। आपको पता है हर इंसान को सही जगह पे डालना, ठीक है, क्योंकि हर इंसान की ना, जैसे एग्जांपल के लिए मेरी फाइनेंस में रुचि है, ठीक है, फाइनेंस में मेरा बहुत तगड़ा इंटरेस्ट है भाई, फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो मेरे से सेल्स का काम करवाओगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है ना जो सही पर्सन को क्या करता है, सही प्लेस पे, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे क्या करता है, स्टाफ करता है, जगह रखता है, ठीक है। अब यहां पे बात करी जाए तो यहां पे क्या कह रहा है, अगर मुझे अपने बिजनेस को हाई परफॉर्मेंस पे लेके जाना, पहला कि सही पर्सन को ढूंढ के लाना, दूसरा अगर मुझे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो भैया सही बंदे को सही जगह पे डालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होती है, स्टाफिंग की जरूरत होती है। तीसरा, अगर मेरे बिजनेस की लगातार ग्रोथ हो रही है, नए लोगों की जरूरत, हायरिंग, स्टाफिंग। सिंपल, ये कहानी समझ में आई। देन उसके बाद कहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अरे भाई ये तो अपना ब्रह्मास्त्र है, तुम्हें पता ही है, हर जगह पे क्या हो जाता है, ये अप्लाई हो जाता है। देन उसके बाद सबसे लास्ट जो आता है वो क्या है, इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। अब मुझे सही जगह पे जॉब करने को मिलेगी, मेरे इंटरेस्ट की जॉब मिलेगी, तो भाई मैं उसमें क्या करूंगा, बढ़िया परफॉर्म करूंगा। लेकिन अगर मेरे को मेरे इंटरेस्ट की जॉब ही नहीं मिलेगी तो मैं बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो ये कहानी क्या आ जाती है, नीड कह लो या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक कोट है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पेपर में देखा गया है। आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग। हर इवनिंग में हमारी एसेट डोर से बाहर जाती है। वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट। अगले दिन वो आए, जॉब छोड़ के कहीं और हायरिंग ना कर लें, ठीक है, ठीक है, मॉर्निंग। दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन से रिलेट करता है भाई साहब? सिंपल सी कहानी है, स्टाफिंग से, और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो भाई इंपॉर्टेंस अभी हमने डिस्कस करी थी, वही सारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टाफिंग पे जाने से पहले एक छोटे से मतलब टॉपिक के बारे में, टॉपिक तो वैसे छोटा है बट एक्चुअल रियल लाइफ में ये टॉपिक बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं एचआरएम की। एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, हमें पूरे ह्यूमंस का ना, जितने भी हमारे पास लोग काम करते हैं उन पूरे का मैनेजमेंट करना। जबकि स्टाफिंग में सिर्फ हायरिंग वाला पार्ट आ जाता है, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो वाला पार्ट आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई एचआरएम जो है वो ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, और जो स्टाफिंग है वो इसका छोटा सा क्या है, पार्ट है। तो हम कह सकते हैं सिंपल सा, ये दिमाग में रख लेना कि एचआरएम इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड स्टाफिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ एचआरएम। स्टाफिंग जो है एचआरएम का क्या है, पार्ट है। अब बढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वही सेम चीज आ जाएगी। इसमें क्या कहता है, इन्वॉल्व प्रिक्योरिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग प्राइजिंग अ कंप्लीट एंड सेटिस्फाइड वर्क फ्लो
टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब जितने भी लोग हैं उनको इजीली मैनेज करना, ठीक है, उनकी सारी चीजों को, सारी एक्टिविटीज को, उनकी सैलरीज वैलरीज, छुट्टियां वुट्टियां, सारी चीजों को मैनेज करना क्या हो जाता है, एचआरएम का पार्ट आ जाता है। चलो जी आगे अब डिस्कस करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, इसीलिए भाई साहब डबल स्टार लगा रखे हैं। देखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की क्या कहानी है। स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, जब भाई किसी को हायर करने जाते हो ना, तो कैसे पूरा प्रोसेस को क्या करा जाता है, एग्जीक्यूट करा जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, स्टाफिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो इसमें जो पहला स्टेप है भाई साहब, सीधा जाके आप लोगों को पकड़ना तो स्टार्ट नहीं कर दोगे ना, भाई तू भी आजा मेरे बिजनेस में काम कर ले, तू भी आजा, तू भी आजा, ऐसे तो नहीं करोगे ना। पहले क्या करोगे, तुम देखोगे भैया कितने लोगों की जरूरत है, तो उसके लिए हम पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं जिसको बोला जाता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसके दो पार्ट होते हैं, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। देन उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है उसे बोला जाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, लोग हमारे को अप्लाई करते हैं, हमारे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अपना सीवी देंगे, बायोडाटा देंगे, या फिर लिंक्डइन के थ्रू, जैसे भी क्या होगा अप्लाई करेंगे लोग। देन उसके बाद जितने भी लोगों का एप्लीकेशन आया भाई, उनमें से कुछ लोग जो हमारे लिए फायदेमंद है, जो भी फायदा कर रहे हैं, उनको क्या कर लेंगे हम, उनमें से सेलेक्ट कर लेंगे। देन भाई सेलेक्ट करने के बाद उनको उनकी जगह पे डालना ही क्या कहलाता है, प्लेसमेंट कहलाता है। मान लो सेल्स के लिए आया, सेल्स पे डाल दो, ठीक है, फाइनेंस के लिए आया, फाइनेंस पे डाल दो। एंड बीच में एक टर्म यूज हो रही है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब उनको फेमिलियर कराना वर्किंग एनवायरमेंट से, कि भैया यहाँ पे ये डिपार्टमेंट बैठता है, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट बैठता है, ये बॉस है, ये तुम्हारे जूनियर है, ठीक है, ये चीजें क्या करना उनको बताना, ठीक है, पूरे वर्क के बारे में, वर्क कल्चर के बारे में बताना यहाँ पे। देन उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब भाई साहब उसको सीधा पता तो नहीं होगा ना क्या कौन सी जॉब करनी है, क्या नहीं करना है, तो उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग वेनिंग देना, डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजें होती हैं। देन उसके बाद आता है एक मिनट, ये तो फिफ्थ स्टेप है। अच्छा एक स्टेप यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है, ये क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करके एक सिक्स्थ पॉइंट है, वो यहाँ पे मिस हो गया है, मैं लिख ही देता हूं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है भाई साहब, एक महीना आता है, ठीक है, जो देखा जाए तो सारे एम्प्लॉयज के लिए ना, मतलब बहुत कुछ के लिए बहुत अच्छा होता है और कुछ के लिए बहुत बेकार होता है। क्या महीना है भाई, आओ बताता हूं तुम्हें, ठीक है, ये महीना है भाई साहब मार्च का महीना। मार्च के महीने में देखा जाता है, क्लोजिंग ऑफ द ईयर होती है, वहां पे देखा जाता है भैया कौन से पूरे एम्प्लॉय ने पूरे साल में अच्छा परफॉर्म किया है और कौन से एम्प्लॉय ने बहुत बेकार परफॉर्म किया है। तो उनको ना, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उनको A+ पे डाला जाता है, उससे थोड़ा सा बेकार B, फिर B+, फिर B, फिर C+, फिर C तो मतलब हरामखोर किसी को ही मिलता है, ठीक है, नहीं तो जनरली ऐसे ही देखा जाता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है। अब जिसने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया उसको A+ में डाला जाता है, उसको अच्छी सैलरी की क्या मिलती है, हाइक मिलती है। तो इस पार्ट को क्या बोला जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोला जाता है, ठीक है। और प्रमोशन का लास्ट खेल चलता है, कभी कभी मैंने देखा है कई शूरवीरों को डिमोशन लेते हुए भी कई होते हैं ना, ठीक है, कुछ ज्यादा ही एक्सेस कमजोर होते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद अपने को क्या देखने को मिलता है, प्रमोशन, अगर अच्छा काम किया प्रमोट करेंगे, करियर प्लानिंग उसका पार्ट हो जाता है। एंड सबसे लास्ट में क्या होता है, कंपनसेशन, जो भी तुमने काम किया है उसके बदले में तुम्हें फेयर पैसा मिल रहा है या नहीं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है भाई साहब। क्या प्रोसेस है भाई, सबसे पहला जो प्रोसेस है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकंड है रिक्रूटमेंट, थर्ड है सिलेक्शन, फोर्थ है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सिक्स्थ है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल, और सबसे लास्ट में जो है, लास्ट के दो जो है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एंड सबसे लास्ट में क्या है, कंपनसेशन। तो यहां से केस स्टडी आ जाती है, केस स्टडी में यही सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होगा, आपसे पूछ देगा भैया ये कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहले तुम लोगों को मैंने बताया ही है कि हमने को क्या करना है, बेस पर जो बॉटम में क्वेश्चन है वो पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस। अब इसने पहले ही बोल दिया है स्टाफिंग है, तो अपने दिमाग में स्टाफिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स क्या हो जाने चाहिए, आ जाने चाहिए। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, प्रतीक हैज स्टार्टेड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन गुड़गांव। गुड़गांव में इन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टार्ट करी थी। वन ऑफ द पेज ऑफ हिज ऑनलाइन वेबसाइट्स कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या है भाई, वेलकम टू ऑल द विजिटर्स ऑफ दिस पेज हु आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू मेक करियर इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। रिक्रूटमेंट का कुछ पार्ट चल रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। आगे कह रहा है द ओपनिंग आर अवेलेबल इन द कंपनी एट वेरियस लेवल्स, सो डोंट मिस द चांस। दिस पेज इंक्लूड्स अ लिंक टू प्रोवाइड फर्दर डिटेल्स अबाउट द वैकेंसी अवेलेबल इन द टर्म ऑफ डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सो ऑन, ठीक है, वो सारी चीजें यहां पे मेंशन करी गई हैं। दो अ कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड द टाइप ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब एंड द accomplishment of organizational objective is in relation to the number and the type available। अच्छा, नंबर एंड टाइप,
ये मैन पावर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट वाला पार्ट तो नहीं है, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें दे रहा है। ही गेट्स द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पेज अपडेटेड, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव, ठीक है। अपने को बताना है कि भाई साहब कौन से फंक्शंस क्या कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज जो परफॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है भाई साहब, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, और दूसरा जहां से लोग अप्लाई कर सकते हैं वो पार्ट क्या आ गया, रिक्रूटमेंट का आ गया। तो यही दो स्टेप्स क्या हो रहे थे यहाँ पे, परफॉर्म हो रहे थे। ऐसी ही केस स्टडी आएगी, मतलब तुम्हें स्टेप्स के बारे में पता होना है। जैसे ही तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तुम्हें सारी चीजें क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, चलो जी। तो अब फोकस करते हैं भाई साहब रिक्रूटमेंट पे। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, जब लोग हमारे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब रिक्रूटमेंट के ना अपने पास दो सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से दो सोर्सेज है भाई? सबसे पहला है इंटरनल सोर्सेज। जब मैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी का ट्रांसफर कर दूं, प्रमोशन कर दूं, ले ऑफ कर दूं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इंटरनल सोर्सेज के क्या हो जाते हैं, हमारे सोर्सेज हो जाते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा क्या है, अब मुझे फ्रेश टैलेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए, जोश वाले लोग चाहिए, बाहर के लोग चाहिए। अंदर के लोगों को देख देख के मैं परेशान हो चुका हूं, तो उसमें इसमें मैं क्या करता हूं बच्चे, बाहर से लोगों को हायर करता हूं। कैंपस प्लेसमेंट तुमने सुना होगा, अबे गूगल आती थी ना, गूगल माइक्रोसॉफ्ट करोड़ों का पैकेज देके जाती है, तो वो पार्ट किसका हो जाता है, एक्सटर्नल सोर्सेज का। और भी एक्सटर्नल सोर्सेज के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे चल के। अब उस पे जाने से पहले सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के वो देख लेते हैं, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन लोगों को हायर करे जाते हैं। इनमें से पहला सोर्स जो होता है ट्रांसफर। अब मान लो किसी एक ब्रांच में बहुत ज्यादा लोग हैं और दूसरी ब्रांच में लोगों की शॉर्टेज हो रही है, तो हम जहां पे एक्सेस लोग हैं उनको उठा के क्या कर देते हैं, जहां पे शॉर्टेज हो रही है वहां पे डाल देते हैं। इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफर बोला जाता है। अब ये ब्रांच टू ब्रांच हो सकता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी हो सकता है। देन उसके बाद आता है थर्ड, मतलब सेकंड जो है प्रमोशन, ठीक है। कोई बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे पता है ये हायर अथॉरिटीज पे जा सकता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्रमोट करके हायर अथॉरिटी पे लेके चले जाते हैं। तो इस पार्ट को क्या बोला जाता है, प्रमोशन बोला जाता है। ये एक पार्ट होता है ले ऑफ। ले ऑफ में क्या होता है कि हम किसी भी बंदे को टेम्परेरी बेसिस पे, अब मुझे पता है कि आगे के 2 महीने काम नहीं है, तो 2 महीने मुझे इसको सैलरी देने का सेंस नहीं बनता, तो हम क्या कर देंगे, इसका ले ऑफ कर देंगे और 2 महीने बाद दोबारा से इसको हायर कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है टू रिकॉल द टेम्परेरी वर्कर फॉर वर्क इज कॉल्ड ले ऑफ, ठीक है। ये टेम्परेरी वर्कर्स के लिए होता है और जो परमानेंट वर्कर्स हैं उनके लिए ले ऑफ बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या है, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है। अब इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। क्या फायदे नुकसान है भाई, देखो सबसे पहला, ये क्या लिख दिया भाई, बहुत खतरनाक लिख दिया, चलो कोई नहीं, मैं वैसे ही समझा देता हूँ। इससे क्या होता है, अब एक एम्प्लॉय मस्त दिल लगा के काम कर रहा है, उसको टाइम टू टाइम प्रमोशन मिल रही है, सब कुछ हो रहा है उसके साथ बढ़िया हो रहा है, तो उसके अंदर मोटिवेशन रह गया, भाई जोश है, मैं करके दिखाऊंगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में पहुंच के दिखाऊंगा, जनरल मैनेजर बन के दिखाऊंगा, मतलब जोश से पूरा भरपूर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, पहला फायदा होता है। दूसरा फायदा क्या हो जाता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। भाई उस बंदे को सब कुछ आता है, ठीक है, उसको बस एक स्टेप क्या करना है, ऊपर लेके जाना है, जो प्रमोशन वाले स्टेप पे थोड़ा मोड़ा बताना है, फायदा, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके साथ ये भी कह सकते हो कि इसमें खर्चा वर्चा बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसको सब कुछ पता होता है। तो यहाँ पे कह रहा है नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको काम के बारे में सब कुछ पता है। और तीसरा क्या है, फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज चीपर, थोड़ा सस्ता पड़ता है, बाहर से मुझे नए लोगों को हायर करना पड़ेगा, ये वो फलाना डेगा, मतलब इतने टाइप के खर्चे हो जाते हैं, यहाँ पे खर्चे नहीं होते, ये चीपर होता है, सस्ता होता है, ठीक है। तो जब भी आता है कि एक कंपनी का फोकस जो है वो चीजों को सस्ते में सेटल करने का है, सस्ते में हायरिंग करने का है, तो वहां पे ऑलवेज क्या होगा, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आएगा। अब देखो ध्यान से, कुछ इनकी लिमिटेशंस भी हैं भाई, हर चीजों की सिर्फ अच्छाई है थोड़ी है, बुराइयां भी होती हैं। तो क्या बुराई है भाई, सबसे पहला द स्कोप ऑफ, ठीक है, स्कोप ऑफ फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट, ठीक है, इज रिड्यूस, ठीक है, नया टैलेंट यहां पे नहीं आ पाता है। दूसरी चीज, द एम्प्लॉय में बिकम लथार्जिक, लथार्जिक मतलब आलसी हो जाएंगे, कहेंगे अबे हम में से ही किसी को प्रमोशन मिलेगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है, बाहर से कोई नया बंदा आने वाला नहीं है, तो एकदम चिल वाले मोड में हो जाएंगे, काम करो चाहे ना करो वो वाला हिसाब हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉयज में बी हैम्पर्ड, ठीक है, वो कॉम्पिटिशन की स्पिरिट ही नहीं रहेगी। अभी कोई नया बंदा आ जाए तो उसको दिखाएंगे भाई तेरे को कि बाप कौन है, कौन काम अच्छा करता है, ठीक है, वो वाली कहानी यहां पे देखने को मिलती है। फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बंदे को मैं क्या कर रहा हूं, कभी सेल्स में डाल रहा हूं, कभी फाइनेंस में डाल रहा हूं, कभी एचआर में डाल रहा हूं, अबे वो एक चीज तो सीख नहीं पा रहा है, तुम नई चीज उसको हर बार सिखा रहे हो, तो उतना प्रोडक्टिव वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता है। देन उसके बाद आता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, भाई बाहर से रिक्रूटमेंट करना, क्या क्या है भाई, कई सारे सोर्सेज हैं, एक एक करके हम सब देखते जाएंगे। सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या है, मैं क्या करूंगा, अपना जो भी हमारे यहाँ पे नोटिस बोर्ड है उस पर एक नोटिस चिपका दूंगा, भैया इस कंपनी की हायरिंग चल रही है, अगर आपको एम्प्लॉय क्या कहते हैं यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोला जाता है। दूसरा होता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, अब मुझे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पोस्ट निकाली थी, उसमें 10 वैकेंसीज थी। अब 10 वैकेंसीज थी, लेकिन अप्लाई जो किया था वो 1000 लोगों ने किया था,
ठीक है, अब 1000 लोगों ने जब अप्लाई किया था तो सिलेक्शन तो 10 का ही होगा ना, बाकी के 990 जो हैं वो बच जाएंगे। तो कंपनी क्या करती है, इनके बायोडाटा को फेंकती नहीं है, इनके रिकॉर्ड क्या कर लेती है, बचा के रख लेती है। इन फ्यूचर जब दोबारा हायरिंग होती है तो ये इनको कॉल करके बुला लेती है और इनके सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, कैजुअल कॉलर्स बोला जाता है। देन उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग, ये पूरा अपना एडवर्टाइजिंग चला देते हैं, एड चला देंगे, वो वाला हिसाब हो जाएगा। या उस पर क्या कहते हैं, टीवीओ पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग आती थी पहले मेरे टाइम पे, जब मैं 11th-12th में हुआ करता था तो इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, ठीक है, इनकी काफ़ी ज़्यादा वो आती थी, इंडियन एयरफोर्स की एडवर्टाइजिंग आती थी, ज्वाइन इंडियन नेवी, ये वाला। तो वो क्या हो जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एक सरकार ना एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाती है, वहाँ पे कहती है जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी की जरूरत है वो आ जाओ, और जिनको नौकरी चाहिए, नौकरी देनी है, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज चाहिए, वो आ जाओ। दोनों को एक जगह पे ले आके वहाँ पे क्या करवा देती है सरकार, हायरिंग करवा देती है। इसको क्या बोला जाता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बोला जाता है। जनरली गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही कंडक्ट कराएगी, कई बार प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कराती हैं। एक ऊडो करके आजकल प्लेटफॉर्म चल रहा है, ठीक है, उसका देख रहा था मैं कि काफ़ी वो भी ऐसा कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कुछ रन कर रही है, ज़्यादा मुझे उसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है कैंपस रिक्रूटमेंट एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर। पहले कैंपस रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कंपनीज पहुंचती है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट को क्या करती हैं, हायर कर लेती हैं। उन्हें समझ में आ जाता है भाई ये इन फ्यूचर बहुत अच्छे एसेट बनने वाला है कंपनी के लिए, तो वहाँ से लोगों को हायर कर लेती हैं, जिसको प्लेसमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। और लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, एक लेबर होगा, उसके अंडर मान लो एक क्या कहते हैं, लेबर कह सकते हो, लेबर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हो, ठीक है। हिंदी में उसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। ठेके पे आपने घर वर बनते हुए देखा होगा ना, दो तरह से घर बनता है। एक घर कैसे बनता है कि डेली वेजेस पे डेली आप क्या करते रहते हो, मजदूर को पैसा देते रहते हो, वो वाला हिसाब होता है। तो उस केस में वो पूरा चिल होकर एकदम धीमे 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 घर बना रहे होते हैं। और दूसरा होता है ठेके पे घर बनाना। एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं और कहते हैं कि भैया इतने दिन में अपना घर बन जाना चाहिए। वो उस टाइम पे देखो इसकी स्पीड देखना इतनी तेज हो जाती है ना। तो ये जो होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके अंडर 10-20 लेबर होते हैं। अब अचानक से मुझे क्या है, वर्कर्स की जरूरत पड़ गई है, तो मैं जाऊंगा सीधा लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करूंगा, वो आएगा, लोगों को क्या करेगा, अपने साथ लेके आएगा, काम खत्म कराएगा, पैसा लेगा, चला जाएगा। अच्छा, अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर से मान लो बीच में ही मेरी लड़ाई हो गई, तो अगर वो जाएगा तो वो अपने साथ सारे वर्कर्स को भी क्या करेगा, साथ में लेके जाएगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। आई गानी समझ में, सिंपल से थे ये कुछ थे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कैंपस रिक्रूटमेंट एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये सारे क्या थे, हमारे पार्ट थे। अब बात करी जाए इनके फायदे और नुकसान की, तो सबसे पहला फायदा क्या है भाई साहब, क्वालिफाइड पर्सनल्स मिल जाते हैं, बढ़िया लोग मिल जाते हैं। अगर मैं बिजनेस के बाहर से लेके आता हूं तो जितने मेरे पास हैं, ठीक है, फ्रेश टैलेंट, मुझे नया टैलेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास चॉइस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, फ्रेश टैलेंट हो जाएगा, बढ़िया लोग हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनेगी, ठीक है। अब जैसे ये बिजनेस में आएंगे तो जो अंदर वाले लोग हैं, इंटरनल वाले, उनके अंदर ये आ जाएगा, भाई मेरे से कंपटीशन, दिखाता हूं तुझे बाप कौन है, ठीक है, बढ़िया काम करने लग जाएंगे, वो वाला हिसाब हो जाएगा। मतलब इनके अंदर कंपटीशन की क्या हो जाएगी, स्पिरिट हो जाएगी। दिक्कत की बात करी जाए तो डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, जो पुराने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगी। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है, उनको लगेगा बाहर से लेके आए, इन्हीं से काम करवा लो ना, हम नहीं कर रहे, जाओ जो करना है वो कर लो, ठीक है। इनके अंदर एक वैसा वाली भावना आ जाएगी ना, बाहर से क्यों लेके आए, हम हैं तो, ठीक है, हमसे बढ़िया परफॉर्म करेगा क्या ये, वो वाला हिसाब आ जाता है। देन उसके बाद दूसरा क्या है, इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस, भाई खर्चा हो जाता है, एडवर्टाइजिंग में खर्चा करोगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब हर जगह खर्चा देखने को मिलेगा। और तीसरा क्या है भाई साहब, टाइम कंज्यूमिंग है, लेंदी प्रोसेस है, पहले उसको लाओगे, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर उसका ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, मतलब खर्चा और टाइम दोनों लगता है। तो ये क्या हो जाती है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हो जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हम देख लेते हैं। कह रहा है विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी गुड फॉर कंपनी बी, ठीक है, हाउ कैन कंपनी ए सॉल्व इट्स प्रॉब्लम, और लास्ट क्या है कि कंपनी सी का हिसाब दे रहे हैं। पहले कंपनी ए का देखते हैं। कंपनी ए रिक्वायर्ड न्यू एम्प्लॉयज, फॉर दिस द कंपनी हैज स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी इज नॉट वेरी गुड, बट द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय एट अ की पोजिशन इज रिक्वायर्ड। अब कंपनी के पास पैसा है नहीं भाई, एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए जाएगा क्या, फिर इंटरनल में ही काम करा लेंगे ना, पैसे की कंडीशन सही नहीं है। कंपनी बी की बात करी जाए, डज नॉट वांट टू मच कॉम्प्लिकेशंस इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशन नहीं। अगेन
इंटरनल सोर्सेज। ठीक है, कंपनी सी की बात करी जाए, सी इज स्ट्रगलिंग विद द लैक ऑफ बैलेंस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स वर्कर्स, देयर आर सर्टेन डिपार्टमेंट्स इन विच द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सरप्लस। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा है कुछ एम्प्लॉय, और वेयर एज देयर आर सर्टेन डिपार्टमेंट्स इन विच देयर इज शॉर्टेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। भाई एक जगह पे ज्यादा दूसरे पे कम, ऑब्वियसली ज्यादा वाले से इधर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर किसका पार्ट है, अगेन ट्रांसफर जो पार्ट है वो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो यही यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है भाई, पहले वाले का क्या है, इंटरनल सोर्सेज है, सेकंड वाले की बात करी जाए अगेन इंटरनल सोर्सेज है, थर्ड वाले की बात करी जाए अगेन इंटरनल सोर्सेज है। इजी यार, इजी, टेंशन किस बात की। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया हुआ है, प्लीज अभी रोक के वीडियो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, देन उसके बाद मैं आंसर दिखाता हूं। मैं इसका आंसर नहीं देने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इसके आंसर्स आ रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करी जाए सिलेक्शन की। ठीक है, तो सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। सिलेक्शन का मतलब क्या है भाई, जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन अप्लाई लोगों में से सेलेक्ट करना अपने डिजायरेबल कैंडिडेट्स। ठीक है, अच्छे कैंडिडेट्स को क्या करना, सेलेक्ट करना, वो पार्ट किसका हो जाता है, सिलेक्शन का हो जाता है। तो इसके पूरे प्रोसेस में भाई साहब 8 क्या दे रखे हैं, स्टेप्स दे रखे हैं। पहला स्टेप जो है वो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, अब तुमने डाला होगा कि भाई मिनिमम अपने को ग्रेजुएशन चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना मेरे जैसे, कुछ अप्लाई कर देते हैं भाई, 12वीं में तब भी अप्लाई कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना, इन लोगों को छांटना, जो एक्चुअल लोग हैं उन्हीं को क्या करना, सेलेक्ट करना, वो क्या हो जाता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का पार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे रखा जाता है सिलेक्शन टेस्ट। और ये टेस्ट बहुत तरह के होते हैं, आगे चल के हम बात करेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ऐसे करके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं। देन उनका इंटरव्यू होता है। अब जो भी लोग वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद रेफरेंस चेक एंड बैकग्राउंड चेक होगा। भाई देखा जाएगा कि रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इनके पुराने एम्प्लॉय से पूछा जाए, एम्प्लॉयर से पूछा जाएगा, एम्प्लॉय कह रहा हूँ सॉरी, एम्प्लॉयर से पूछा जाएगा, जैसे ये जहाँ पे काम करते होंगे उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्या ये कैसा परफॉर्म करता था, इसकी कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, जनरली केसेस में क्या होता है, रेफरेंस चेक बहुत कम होता है, मोस्ट फोकस जो रखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो सामने वाले को बुरा ही लगेगा। बट कई सारी कंपनीज क्या करती हैं, रेफरेंस चेक करती हैं। एंड उसके बाद बैकग्राउंड चेक होता है कि भैया इसका पास्ट कैसा था, कहीं ये सीधा तिहाड़ से तो इंटरव्यू देने नहीं आ गया है। ठीक है, ठीक है, कहीं मर्डर वर्डर तो नहीं किया हुआ है, इसकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, वो सारी चीजें चेक करी जाती है। देन उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन बनाया जाता है, ये किसको सेलेक्ट करा जाए। देन उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, देखते हैं भाई इसकी हेल्थ केयर कंडीशंस कैसी हैं। देन उसके बाद इसको जॉब ऑफर करी जाती है, और लास्ट में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, खेल खत्म। ये पूरा का पूरा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है। तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करी जाए सिलेक्शन टेस्ट की। मेन अपना फोकस जो है वो किस पे है, सिलेक्शन टेस्ट पे है। तो इसका देखते हैं, मैंने सबके बारे में बता दिया है क्या क्या चीजें हैं भाई, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अच्छा, सिलेक्शन टेस्ट में क्या आता है, कई सारे टेस्ट परफॉर्म होते हैं, जिनमें सबसे पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंट टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि भाई बंदे की रीजनिंग कैसी है, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी है, इस टाइम पे कैसे डिसीजंस ले सकता है, वो चीज किस में देखी जाती है, इंटेलिजेंट टेस्ट में। एप्टीट्यूड टेस्ट में तो क्या देखा जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट इवैल्यूएट अ कैंडिडेट्स पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स। न्यू स्किल्स कितनी जल्दी लर्न कर सकता है, वो चीज आती है एप्टीट्यूड टेस्ट में। पर्सनालिटी टेस्ट में उसके बिहेवियर के बारे में, उसके क्या कहते हैं, सोच वोच के बारे में क्या करा जाता है, डिस्कस करा जाता है। अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है, इवेल्युएट अ कैंडिडेट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड जो भी चीजें होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दीज टेस्ट मेजर्स द पास्ट परफॉर्मेंस एंड प्रोफिशिएंसी लेवल। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अचानक से बोल दूं मजाक में कि भाई कोडिंग में तो मैं बादशाह हूं, ठीक है, और वो सामने क्या कर देगा, कंप्यूटर रख देगा, कहेगा ये प्रोग्राम कोड करके दिखाओ, चला गया ना, वहां पे खेल खत्म। तो वो चीज क्या हो जाती है, अचीवमेंट टेस्ट का पार्ट हो जाती है। सिचुएशन टेस्ट का मतलब क्या है, दीज टेस्ट असेस हाउ कैंडिडेट हैंडल रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ सिचुएशंस कैसे हैंडल करेंगे, वो सिचुएशन टेस्ट में आ जाता है। देन उसके बाद इंटरेस्ट टेस्ट आता है कि भाई किस डिपार्टमेंट में ये बढ़िया काम करेगा। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आप वर्क करने जाते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट टेस्ट काफी देखा जाता है। देन ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या है, आपने जो स्किल बताई है वो एक्चुअल में आपको आती है या नहीं आती है। ठीक है, देखो इन दोनों में, अचीवमेंट टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रेड टेस्ट में क्या है, आपसे इनिशियल चीज पूछी जाएगी, जिस डिपार्टमेंट के आप बादशाह हो उससे बात करी जाएगी। अचीवमेंट टेस्ट में क्या है, आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी बता रखी है कि भाई मुझे ये आता है, ये आता है, वो आता है, होता है ना सीवी में लिख देते हैं लोग, तो वो चीज क्या हो जाती है, अचीवमेंट टेस्ट का पार्ट हो जाती है। तो ये अलग अलग टाइप के टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं। देन उसके बाद क्या करा जाता है, रेफरेंस चेक करा जाता है, रेफरेंस चेक एंड बैकग्राउंड, देन सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर करी जाती है, इसमें बताया जाता है भैया कितनी सैलरी वैलरी मिलेगी, और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। उसके बाद आप हमारी कंपनी के क्या हो गए हो, एम्प्लॉय बन चुके हो। ये पूरा का पूरा क्या रहता है, स्टेप रहता है। अब यहाँ पे एक ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि अपने को पहचानना है यहाँ पे, ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
मैं इसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग खुद आंसर करेंगे और प्लीज ट्राई करिएगा, पहले इसका आंसर कर ले, देन उसके बाद आगे मूव करें, क्योंकि मैं अब आंसर भी दिखाने जा रहा हूं, अगली स्लाइड में इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है उसे बोला जाता है ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉय को मैंने हायर करा है भाई, उसके अंदर इतना पोटेंशियल तो नहीं है ना कि तुरंत वो क्या कर ले, ठीक है, चीज़ों को करना स्टार्ट कर दे, तो उसको मुझे ट्रेन करना पड़ता है। तो वो पार्ट क्या हो जाता है, ट्रेनिंग का पार्ट हो जाता है। अब ट्रेनिंग ना दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है भाई, एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल होती है और फर्म के लिए भी। पहले हम फर्म के लिए बेनिफिट देखते हैं। तो फर्म के लिए क्या हो जाता है, वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड्स, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करेगा, एम्प्लॉय नहीं करेगा, सीधा सीख लेगा और काम करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा, जब ट्रेनिंग दे देंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, जिससे ठीक है देयर आर लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रॉफिट, जिससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, इक्विप्स फुल मैनेजर्स, ठीक है, टू टेक ओवर द इमरजेंसीज, ठीक है, उसको जब मैंने ट्रेनिंग दे दी तो वो फ्यूचर के लिए तैयार है। अब मान लो अचानक से मेरा मैनेजर छोड़ के भाग गया, लेकिन इसको सारा काम आता है, तो हम इसी को क्या कर देंगे, मैनेजर बना देंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में ये चीजों को क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा। इंक्रीज एम्प्लॉइज मोराल, उसका मोराल बढ़ जाएगा भाई, उसको काम वाम आता है, जब सब कुछ आता है तो थोड़ा जोश में रहेगा, ठीक है, प्लस एब्सेंट नहीं होगा, बेकार काम नहीं करेगा, ठीक है, जो टर्नओवर है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बेटर होता जाएगा। देन उसके बाद बात करी जाए रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, अगर चीजें जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो क्या कर लेगा, चीजों को अडॉप्ट कर लेगा। देन उसके बाद बात करी जाए डिक्रीज सुपरविजन, ठीक है, फिर इसको सुपरवाइज करने वाले को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर हो जाएगा, मतलब जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही एनहांस हो जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हुए, फर्म को फायदे मिले। अब सिर्फ फर्म को ही फायदे नहीं मिलते भाई, ट्रेनिंग के फायदे एम्प्लॉय को भी मिलते हैं। क्या फायदे होते हैं भाई, सबसे पहला इंप्रूव्ड स्किल्स एंड नॉलेज, सो बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। अब मेरे पास नई स्किल्स आ चुकी हैं, नई चीजें आ चुकी हैं भाई, मैं कहीं और भी तो अप्लाई करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा ना, पहले कम पैसा मिलता, अब क्या मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। देन बेटर परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ऑब्वियसली मेरी अर्निंग बढ़ेगी, मैं सामने वाले से डिमांड कर सकता हूँ ना अपने मालिक से, सर मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, पहले मैं आया था क्या था, अब क्या हूँ, तो प्लीज मेरी सैलरी बढ़ाओ वाला हिसाब हो जाएगा। लेस एक्सीडेंट्स, ठीक है, अब जैसे मशीन पे पूरा मैं प्रो हो चुका हूँ, तो मशीन के टूटने के, गिरने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहेंगे, मतलब मेरी मौत का खतरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसको जॉब सेटिस्फैक्शन जब मिलेगी तो एम्प्लॉय एकदम मोटिवेट रहेगा, उसका मोराल एकदम हाई रहेगा, अचीव कर लेंगे, सब कुछ करके दिखा देंगे वाला हिसाब रहेगा। ठीक है, अब बात करी जाए मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग के दो मेथड्स होते हैं। एक तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, भाई बंदे को हायर करा, सीधा जॉब पे लगा दिया और जॉब के साथ ही साथ उसे क्या करने लग गए, ट्रेन करने लग गए। दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, हायर करने से पहले क्या करा जाता है, उसको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसके बाद क्या करा जाएगा, एम्प्लॉय को प्लेसमेंट करी जाएगी, ओरिएंटेशन उसका होगा। तो ये क्या होते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले ऑन द जॉब की बात करी जाए तो ये 3 सोर्सेज हैं, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ऑफ द जॉब के भी एक सोर्स है, ठीक है, वैसे तो कई सारे सोर्सेज हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी नया एम्प्लॉय आया है उस एम्प्लॉय को क्या करते हैं, एक मास्टर एम्प्लॉय के, एक बढ़िया, जो हमारी कंपनी का सबसे बढ़िया एम्प्लॉय है उसके अंडर छोड़ देंगे। वो अपने हिसाब से उस एम्प्लॉय को क्या करता जाएगा, सिखाता जाएगा। इस चीज को क्या बोला जाता है, अप्रेंटिसशिप, ठीक है। दूसरा आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है, जब बच्चे ना कॉलेज के फाइनल ईयर में होते हैं तो उनको बोला जाता है कि भैया 6 महीने जाके किसी कंपनी में क्या कर लो, काम कर लो। जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, जिस भी डिपार्टमेंट में आप पढ़ाई कर रहे हो, उस डिपार्टमेंट में जाके क्या कर लो, 6 महीने काम कर लो। तो वो वहां पे जाके प्रैक्टिकल नॉलेज सीखता है। इस चीज को क्या बोला जाता है, इंटर्नशिप बोला जाता है। अच्छा, ये फाइनल ईयर में ही नहीं हो सकती, आप अपनी पढ़ाई के बाद भी इंटर्नशिप कर सकते हो, इट्स डिपेंड, ठीक है, ये डिपेंड करता है कब आप कर रहे हो। देन उसके बाद आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे एम्प्लॉय हायर होते हैं तो उनको क्या करा जाता है, एक ओरिएंटेशन दी जाती है, उसमें बताया जाता है कि कैसे हमारा बिजनेस काम करता है, कैसे नहीं काम करता, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, क्या नहीं परफॉर्म करनी है। वो किस में आ जाता है, इंडक्शन ट्रेनिंग में आ जाता है। चलो जी, अगली ट्रेनिंग के मेथड की बात करी जाए तो इस ट्रेनिंग मेथड का नाम है वेस्टिबुल ट्रेनिंग। वेस्टिबुल ट्रेनिंग का ये एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। अब तुमने देखा होगा कि जितने भी फाइटर जेट वेट वाले वो जो पायलट होते हैं, उनको पहले दिन ही भाई साहब सीधा प्लेन नहीं पकड़ा देते कि जा भाई उड़ा दे, क्योंकि प्लेन बहुत महंगे आते हैं भाई, कॉस्टली होते हैं। पहले दिन ही उनको क्या करा जाता है, प्लेन नहीं पकड़ा दिया जाता। तो उनको क्या करा जाता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है जहां पे डमी प्लेन वेन रखे गए होते हैं, ठीक है, सिमुलेटर बोलते हैं, उस पर पहले उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। देन उसके बाद क्या करा जाता है, उनको प्लेन दिया जाता है। तो ये सेम वेस्टिबुल ट्रेनिंग में क्या होता है, एक डमी वर्किंग एनवायरनमेंट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डमी मॉडल्स ऑफ द एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। और उस पर क्या करते हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो काम करते हैं, काम करके सीख लेते हैं, फिर उनको एक्चुअल काम पे भेजा जाता है। तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का क्या है, एक मेथड है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पे पहचानना है कि भाई साहब कौन सा ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो एक एक करके देखते हैं, 3 केसेस हैं, तीनों केसेस को समझते हैं। पहला कह रहा है इन अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अ ग्रुप ऑफ न्यू रिक्रूटीज आर बीइंग ट्रेन्ड, ट्रेन करे जाते हैं। दे आर ट्रेन्ड अंडर एन एक्सपीरियंस ट्रेनर, एक एक्सपीरियंस ट्रेनर के अंडर क्या करे जाते हैं, उन्हें ट्रेन करा जाता है। मिस्टर अरुण, ही इज ट्रेनिंग देम स्किल्स विच विल रिक्वायर्ड एटलीस्ट 6 months ऑफ द डेडिकेशन अंडर द रियल वर्किंग एनवायरमेंट। अब भाई अभी पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है क्या? बिल्कुल वही है इसका आंसर। ठीक है, अगला देखो, तुम लोग जल्दी से कमेंट में करो तब बात करेंगे। सेकंड क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट ऑफ एबीसी एमबीए कॉलेज इज हैविंग अ कंबाइंड ट्रेनिंग एनालिसिस वेयर ही इज हैविंग 2 mentors. One mentor is from the college and the other is in the from the company. एक कॉलेज से है mentor और दूसरा क्या है, कंपनी से। The idea is to give real knowledge about the corporate functioning, कैसे कॉर्पोरेट में काम होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इस पे भी। लास्ट क्या कह रहा है, इन अ स्टील प्लांट ट्रेनिंग इज गिवन टू द न्यू एम्प्लॉय ऑन सोफिस्टिकेटेड मशीन्स विच आर नॉट बीइंग ऑपरेटेड एट द वर्क प्लेस। ठीक है, मतलब एक्चुअल मशीन पे काम नहीं हो रहा है, डमी मशीन्स पे काम हो रहा है। दीज मशीन्स आर कीप्ड अवे। भाई मिल चुका है तीनों का आंसर। चलो एक बार जल्दी से दिखा देता हूं मैं। पहला जो है, ठीक है, वो अप्रेंटिसशिप है, क्योंकि एक मास्टर के अंडर उसको क्या करा जा रहा है, जॉब दिया जा रहा है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। दूसरा इंटर्नशिप दी गई है, उसे बताया गया है वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में, कैसे कॉर्पोरेट में काम होता है। एंड थर्ड क्या है, वेस्टिबुल ट्रेनिंग, जो कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का है, एक्चुअल एनवायरमेंट पे काम नहीं हो रहा है। भाई साहब बेसिक आइडिया था, आई थिंक आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, कैसे डिफरेंट है आओ देखते हैं, ध्यान से देखना। ट्रेनिंग जो है, ठीक है, इट मींस इंपार्टिंग स्किल्स एंड नॉलेज डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, वो बढ़ाना। जबकि डेवलपमेंट की बात करी जाए तो इट मींस ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, हर चीज में, नॉलेज में, हेल्थ में, पैसे में, ठीक है, सोचने समझने में, हर चीज में, एजुकेशन में, हर चीज में डेवलपमेंट क्या कहलाती है। ठीक है, आपके सोशल बिहेवियर, ये सारी चीजें डेवलपमेंट का पार्ट हो जाती है। पर्पस के लिए बात करी जाए तो ये भाई साहब आपकी करंट जॉब की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, जबकि ये क्या है, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट को करने के लिए क्या करा जाता है। ठीक है, आपकी कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए ये इस पर फोकस करा जाता है। मेथड क्या है, इसको बहुत सारे जॉब मेथड्स के थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बढ़ाया जा सकता है। जबकि इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मेथड्स यूज करे जाते हैं। मतलब आजू बाजू आप सोसाइटी क्या करती रहती है, आपको डेवलप करती रहती है, चीजें सिखाती रहती है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी से बड़ा कोई टीचर नहीं है। भाई साहब मतलब मैंने क्या थॉट वाली बात बोल दी है। ठीक है, वो बोलते हैं कि जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक बार ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ सामान मंगाया था। जब मैंने सामान मंगाया, सामान तो आया नहीं, पैसा चला गया। ठीक है, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, हेलो 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 हेलो, फोन ही नहीं उठ रहा है। भाई साहब कमेंट उसने ऑफ कर रखे हैं, सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो अब तब मुझे समझ में आया कि भाई साहब अगर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से अगर तुम सामान मंगा रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, कैश ऑन डिलीवरी रखना है, प्रीपेड पहले ही पेमेंट नहीं करनी है। इनिशिएटिव की बात करी जाए तो द बॉस टेक इनिशिएटिव, यहाँ पे बॉस इनिशिएटिव लेता है, जिससे कि क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। जबकि यहाँ पे बात करी जाए, यहाँ पे खुद अपने को देखना पड़ेगा भैया कैसे मेरी डेवलपमेंट होगी। और लास्ट क्या है, ड्यूरेशन की बात करी जाए तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम में ओवरऑल डेवलपमेंट करने में मुझे क्या लगता है, अपना काफी टाइम लगता है। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इजी सा चैप्टर था, ज्यादा कुछ था नहीं भाई। ठीक है, बढ़िया चैप्टर, मजेदार चैप्टर था। और अगर भाई समझ में आया है, चैप्टर बढ़िया लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो। कोई भी डाउट है भाई नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड क्या ही बोले, बस इससे ज़्यादा और क्या बोले भाई। बाकी विनर सीरीज़ अपनी आप लोगों को पता ही है, इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है और एक से बढ़ के एक टॉपर्स के आंसर दे रखे हैं भाई। शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू, ये वो फलाना ढिकाना, हर का माइंड मैप वैप सब। नोट नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं भाई, माइंड मैप देख लो। ठीक है, चैप्टर के पहले ही पेज पे, ठीक है, जब भी चैप्टर स्टार्ट करोगे मैं दिखाई देता हूँ भाई एक का। ये देखो, ये चैप्टर का स्टार्टिंग है, पहले ही पेज पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, माइंड मैप देखने को मिलेगा। जबरदस्त, एक नंबर से एक नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बस यही है। और कहूँगा कि इसको कॉम्बो में वो करो, ऑर्डर करो, आपको फ़ायदा मिलेगा, सस्ता मिलेगा। हमें पता ही यार इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा जा चुकी है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, एंड अगली क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाकी बाय बाय।